लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका मैं आलोक सिंह राजपूत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी 1T का एक टॉपिक माइकोप्लाज्मा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइकोप्लाज्मा एक्चुअली क्या है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि काफ़ी गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। उनमें से एक है माइकोप्लाज्मा। लास्ट क्लास में हमने रिकेट्सिया के बारे में स्टडी की थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं द स्टडी ऑफ माइकोप्लाज्मा। फर्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। Actually, mycoplasma is a genus of bacteria that lake a cell wall around their cell membrane. These characteristics make them naturally resistant to antibiotic that target cell wall synthesis. So, mycoplasma जैसा कि निकल कर आया कि mycoplasma is a genus of bacteria that lake a cell wall around their cell membrane. These characteristics make them naturally resistant to antibiotics that target cell wall synthesis. Mycoplasma actually एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल उपस्थित नहीं होती, केवल सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। और सामान्य तौर पर ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पावर क्रिएट करने में मदद करती है। सो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कहीं ना कहीं जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। दे कैन बी पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक. Several species are pathogenic in human, including M. pneumoniae, which is an important cause of walking pneumonia and other respiratory disorders. अगर हम सेकेंड स्पीसीज की बात करते हैं, सो माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, विच इज बिलीव्ड टू बी इन्वॉल्व इन pelvic inflammatory disease. सो माइकोप्लाज्मा जो स्पीसीज है, इसके अंतर्गत कई सारी स्पीसीज, लगभग 100 स्पीसीज ऐसी डायग्नोज की गई हैं जो कि मनुष्यों में रोग पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उनमें से अगर हम महत्वपूर्ण 2 स्पीसीज की बात करते हैं, सो माइकोप्लाज्मा निमोनी एंड द माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम ऐसे स्पीसीज हैं जो विशेष तौर पर श्वसन संबंधी विकार पैदा करने तथा प्रजनन अंगों में संक्रमण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे हम लोग। Mycoplasma species are the smallest bacteria cell yet discovered can survive without oxygen and come in various shapes. For example, Mycoplasma genitalium is flask-shaped structure. So कहीं ना कहीं साइंटिस्टों का ऐसा मानना था कि अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो ये एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी जीवित रहने में सक्षम होते हैं। साथ ही साथ इनकी संरचना कई रूपों में पाई जाती है। एक एग्जाम्पल दिया है, यदि हम माइकोप्लाज्मा जेनेटिलियम की बात करते हैं जो कि विशेष तौर पर फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में संक्रमण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी संरचना फ्लास्क की आकृति की दिखाई देती है। वहीं अगर हम माइकोप्लाज्मा निमोनी की चर्चा करते हैं, सो माइकोप्लाज्मा निमोनी इज मोर इलोंगेटेड शेप्ड स्ट्रक्चर्स एंड लगभग 100 से ज्यादा ऐसी स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है जो कि मनुष्यों में रोग पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगली स्लाइड्स की ओर चलते हैं हम लोग। एटमोलॉजी की बात करेंगे। एटमोलॉजी का कहीं ना कहीं बड़ा सीधा संबंध है कि एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या किसी विशेष प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपने तर्क दिए या अपनी थ्योरीज प्रस्तुत की। इसमें सबसे पहला नाम आता है साइंटिस्ट एल्बर्ट बर्नहार्ड फ्रैंक का, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमें बताया। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि माइकोप्लाज्मा अल्टीमेटली एक ग्रीक वर्ड है जिसको एल्बर्ट बर्नहार्ड फ्रैंक नामक वैज्ञानिक ने एक्चुअली बताया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फंगस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फफूंद की तरह दिखाई देने वाली संरचनाएं होती हैं। ये सबसे पहले हमें साइंटिस्ट एल्बर्ट बर्नहार्ड फ्रैंक नामक वैज्ञानिक ने 1889 में हमें बताया। दूसरे वैज्ञानिक की अगर हम चर्चा करें जो कि जूलियन नोवाक थे, इन्होंने आगे चलकर प्रपोज किया कि अल्टीमेटली जो माइकोप्लाज्मा है ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी पाया जाता है। और सामान्य तौर पर जूलियन नोवाक नामक वैज्ञानिक ने यह भी प्रपोज किया कि एक्चुअली जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सेल्यूलर
तथा ए सेल्यूलर दोनों ही स्टेज में पैरासाइटिक फॉर्म में पाया जाता है। सेल्यूलर का मतलब है कहीं ना कहीं कोशिका के ऊपर डिपेंडेंट जो पैरासाइट्स होते हैं उन्हें हम सेल्यूलर पैरासाइट के नाम से जानते हैं। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे पैरासाइट जो सेल के बाहर संक्रमण देते हैं उन्हें हम ए सेल्यूलर के फॉर्म में समझते हैं। तो साइंटिस्ट जूलियन नोवाक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें बताया कि एक्चुअली माइकोप्लाज्मा जो है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर में पाया जाता है और ये सेल्यूलर तथा ए सेल्यूलर दोनों ही फॉर्म में पैरासाइटिक गुण रखता है। इन्होंने हमको ये भी बताने की कोशिश की साइंटिस्ट जूलियन नोवाक ने कि एक्चुअली ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं और सामान्य तौर पर बैक्टीरिया को फिल्टर के माध्यम से फिल्टर किया जा सकता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पार हो जाता है, मतलब इनकी संरचना काफी छोटी होती है। आगे चलकर जो माइकोप्लाज्मा था उसे PPLO के नाम से जाना गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी संरचना निमोनिया पैदा करने वाले जीवों की तरह दिखाई देती है और अल्टीमेटली माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता और इस वजह से माइकोप्लाज्मा का जो स्ट्रक्चर है वो लगातार बदलता रहता है, इसका कोई भी एक निश्चित शेप एंड साइज नहीं होता है। अगली स्लाइड की ओर चलेंगे हम लोग। अगला जो हमारा स्लाइड है वो है पैथोफिजियोलॉजी का। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कहा था पैथोफिजियोलॉजी का सीधा मतलब होता है जब भी कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किसी अंग में रोग पैदा करता है, कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब किसी अंग में रोग पैदा करता है तो उस ऑर्गन की फिजियोलॉजी को वो बदल देता है, उस अंग की कार्य करने की क्षमता को वो बदल देता है, जिसे हम पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत समझते हैं। सो अल्टीमेटली जो माइकोप्लाज्मा है इसका संक्रमण यदि होता है तो किस प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, उसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट है माइकोप्लाज्मा स्पीसीज हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम वुमेन विथ बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। सो अल्टीमेटली माइकोप्लाज्मा को आइसोलेट किया जा सकता है, उसकी स्टडी की जा सकती है। ऐसी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से उसको आइसोलेट किया जा सकता है जिन फीमेल्स में बैक्टीरियल वेजाइनोसिस नामक रोग पैदा हुआ हो। लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर संक्रमण है, स्पेशली एक फीमेल की हम चर्चा कर रहे हैं जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में माइकोप्लाज्मा का संक्रमण है, जिससे व्हाइट कलर के डिस्चार्ज होते हैं, फिशी स्मेल आती है जिसे हम वेजाइनोसिस के नाम से जानते हैं, उन फ्लूइड्स के माध्यम से माइकोप्लाज्मा को आइसोलेट किया जा सकता है। Next point is mycoplasma genitalium is found in women with pelvic inflammatory disease। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अल्टीमेटली माइकोप्लाज्मा एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी प्रभावित करता है, विशेष तौर पर यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब तथा सर्विक्स में ये अपने संक्रमण देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। In addition, infection is associated with increased risk of cervicitis, infertility, preterm birth and spontaneous abortion। So यदि माइकोप्लाज्मा का संक्रमण किसी फीमेल के प्रजनन अंगों में होता है तो सर्विसाइटिस मीन दैट इन्फ्लेमेशन ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विसाइटिस। सो अगर सर्विक्स में सूजन पैदा होती है तो वो सर्विसाइटिस के नाम से जाना जाता है। इनफर्टिलिटी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं माइकोप्लाज्मा के संक्रमण में। प्री टर्म बर्थ 40 डेज का गेस्टेशन 40 वीक का गेस्टेशन पीरियड होता है और अगर उससे पहले कहना चाहिए कि बर्थ होती है किसी चाइल्ड की तो उसे हम प्री मैच्योर बर्थ के नाम से जानते हैं, जिसके लिए माइकोप्लाज्मा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, यस, अगर हम एबॉर्शन की बात कर रहे हैं 20 वीक का अगर गेस्टेशन पीरियड है और अगर जो फीटस है वो एबॉर्ड होता है तो उसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के नाम से जानते हैं, जिसके लिए माइकोप्लाज्मा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम हैज डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू सम एंटीबायोटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि माइकोप्लाज्मा में बिकॉज की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है और जो एंटीबायोटिक्स हमारी होती हैं, एंटीबायोटिक्स एक्चुअली सेल वॉल पर ही अटैक करती है। तो बिकॉज की माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है, दैट्स वाई माइकोप्लाज्मा में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस पावर क्रिएट हो जाती है। पैथोफिजियोलॉजी में नेक्स्ट पॉइंट है माइकोप्लाज्मा आर एसोसिएटेड विद इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेशिया एंड इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज इन प्री टर्म इन्फेंट। सो अल्टीमेटली अगर प्री टर्म
डिलीवरी हुई है, सो इस तरीके के जो नवजात शिशु होते हैं या न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनमें अल्टीमेटली लंग्स में इश्यूज देखने को मिलते हैं, उनके फेफड़े प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, जिसको हम कहीं ना कहीं इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के नाम से समझ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज की बात करें तो प्री टर्म के जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनके ब्रेन के वेंट्रिकल्स में हेमरेज या उनकी जो कैपिलरीज होती है ब्रेन की वो रप्चर होती है और वहां पर कहीं ना कहीं कोगुलेशन देखने को मिल सकता है। तो ये जो पॉइंट्स थे ये हमने पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़े हैं। आगे चलते हैं हम लोग और आगे बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मल बैक्टीरिया। एक माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है उसके महत्वपूर्ण गुण कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट इज सेल वॉल इज एब्सेंट। पहले ही मैं बोल चुका हूं कि जनरली माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता और इसी के कारण इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स नहीं होता, जिसके कारण हम इसे PPLO के नाम से जानते हैं। लाइक व्हाट? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स के नाम से हम इसे समझते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर चलते हैं। लेक ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। लाइक माइकोप्लाज्मा में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इवन दैट इसके अंदर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पर क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक्चुअली ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है। तो सामान्य तौर पर जब हम किसी कोशिका को पढ़ते हैं तो कोशिका के साइटोप्लाज्म या सेल के साइटोप्लाज्म में कई विशेष प्रकार के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत पुरानी कक्षाओं में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सो इस तरीके के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होते। इसका जेनेटिक मटेरियल DNA के फॉर्म में पाया जाता है। इसका जो राइबोसोम है जिसे हम RNA के नाम से भी जानते हैं, राइबोसोम 70S टाइप का राइबोसोम इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर अगर हम चलें, पॉसेस अ replicating disk at one end which assists replication process and also the separation of the genetic material. नेक्स्ट पॉइंट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंट लाइन है कि जनरली माइकोप्लाज्मा जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होता है। दैट्स व्हाई ये इसे हम कहते हैं कि ये पैरासाइट के फॉर्म में पाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जहां तक बात आती है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, लाइक सड़े गले पदार्थों के ऊपर जीवन जीने वाले जो जीव होते हैं उनको हम सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसका एक उदाहरण फफूंद भी है। सो फफूंदों में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, कुछ उसी प्रकार का न्यूट्रिशन माइकोप्लाज्मा में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर चलते हैं हम लोग। द पैरासाइटिक नेचर इज ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ माइकोप्लाज्मल बैक्टीरियल टू सिंथेसिस द रिक्वायर्ड ग्रोथ फैक्टर। जनरली माइकोप्लाज्मा में ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं उसको सिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, इसीलिए माइकोप्लाज्मा पैरासाइटिक फॉर्म में पाया जाता है। अगली पीपीटी की ओर चलेंगे और कहीं ना कहीं ये लास्ट पीपीटी होगा। पैथोजेनिसिटी की हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली ऐसा कौन सा कारक है जो माइकोप्लाज्मा को इतना खतरनाक बनाता है। जहां तक माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने जाना, पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा हमने कि जनरली ये इन्फेंट्स में श्वसन अंगों को प्रभावित कर रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रभावित कर रहा है और काफी सीवियर डिसीजेस कॉज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। सो पैथोजेनिसिटी में नंबर फर्स्ट पॉइंट है द P1 एंटीजन इज द प्राइमरी वायरुलेंस फैक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा। P1 is a membrane associated protein that allow addition to epithelial cell. So ultimately जो माइकोप्लाज्मा है इसमें एक कारक पाया जाता है जिसे हम P1 फैक्टर के नाम से जानते हैं और यही वो P1 फैक्टर है जो कि स्पेशली एपिथेलियल सेल से अटैच करने में इसको मदद करता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि एक्चुअली एपिथेलियल सेल्स क्या होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जनरली जब हम टिश्यूज पढ़ते हैं, 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सो स्पेशली अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिथेलियल टिश्यू स्पेशली लंग्स के एल्वलाई में पाया जाता है और एल्वलाई ही वो जगह है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। सो P1 फैक्टर जो है स्पेशली माइकोप्लाज्मा का वो हमारे फेफड़ों की एल्वलाई को डैमेज कर देता है जहां पर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है काफी प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। द P1 रिसेप्टर इज आल्सो एक्सप्रेस्ड
on erythrocyte which can lead to autoantibody agglutinations from mycobacterial infection. माइकोप्लाज्मा का संक्रमण कहीं ना कहीं एरिथ्रोसाइट्स को या लाल रक्त कोशिकाओं को भी प्रभावित करता है और स्पेशली ये एग्लूटिनेशन को कॉज करता है। एग्लूटिनेशन का कहीं ना कहीं मतलब होता है थक्काकरण। अगर हमारी आर्टरीज में ब्लड का कोगुलेशन होने लगे या एग्लूटिनेशन होने लगे, मान के चलें कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होगा, हमारे हार्ट की पंपिंग कैपेबिलिटी प्रभावित होगी और मे बी दैट की वो डेथ कॉज कर जाए। And the last point is several mycoplasma species can cause disease including mycoplasma pneumoniae, which is an important cause of atypical pneumonia, जिसे हम वॉकिंग निमोनिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरी स्पीसीज की बात कर रहे हैं ये माइकोप्लाज्मा जेनेटेलियम विच हैज बीन एसोसिएटेड विथ pelvic inflammatory disease. Mycoplasma infection in human are associated with a skin eruption in 17% of cases. तो सामान्य तौर पर स्किन इरप्शंस के माध्यम से माइकोप्लाज्मा शरीर के अंदर एंटर करता है और कहीं ना कहीं ये पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज जो कि स्पेशली फीमेल्स में पाई जाती है, इस तरीके की सिचुएशंस को क्रिएट करने के लिए माइकोप्लाज्मा रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह का कोई एक नए बैक्टीरिया के ऊपर हम डिस्कस करेंगे।